हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका एक और आंसर राइटिंग सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, अपने आंसर्स आप लिख रहे हैं, चाहे कच्चे पक्के कैसे भी हों, पर लिखना जरूर है। और आपको अपलोड कहां करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर अपने आंसर्स को आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करिए। अगर वो बेहतर आंसर होगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा और आपके पास एक मॉडल कॉपी भी साथ में दी जा रही है, जिससे आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कौन से स्टूडेंट्स अच्छा लिख रहे हैं, किस तरह आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है, जो कंटेंट मिल रहा है उसके साथ, और कैसे वैल्यू एडिशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के टॉपिक की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग अंडरमाइंस द इकोनॉमिक एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डिस्कस द की चैलेंजिंग इन प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड सजेस्ट अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच टू टैकल द इशू। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसके इंटरनल सिक्योरिटी पर सीधा इंप्लीकेशन है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है इकोनॉमिक और इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में। तो आपको डिस्कस करना है कि कैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए। इसका सिंपल तरीका ये है कि पहले आप एक मैप ड्रॉ करोगे। मैप में आप अलग अलग रीजन में, जैसे यहाँ पर आपका गोल्डन ट्राइंगल है, सॉरी हम यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, तो आप एक मैप ड्रॉ करोगे इंडिया का, सॉरी जो भी जैसा भी है मैप ड्रॉ कर लो। मैप ड्रॉ करने के बाद उसमें डिफाइन कर लो कि कहाँ पर क्या क्या कंसर्न है इन रिगार्ड्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग को की वजह से जो टेररिज्म को फंडिंग मिलती है, जो स्मगलिंग, नार्कोटिक्स, इलीगल ट्रांजिट होता है वो सब जो हो रही है, या फिर टेररिज्म को जो फंडिंग होती है, वो सब इंटरनल सिक्योरिटी में आप डिस्कस करोगे। फिर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अलग से डिस्कस कर लो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आपको पता है पैरेलल इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी रन हो रही है और इसकी वजह से राउंड टिपिंग होती है, फंड शिफ्ट होते हैं, ठीक है, टैक्स इवेजन होता है, इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शन में कमी आती है। तो ये दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस इन बोथ द योर की डिवीजन ऑफ योर आंसर्स, और फिर आप कंक्लूजन में आप जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए इसको डिस्कस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जब इस क्वेश्चन की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बार आप इसको देखें क्वेश्चंस को, कि पूछा जा रहा है की चैलेंजेस क्या हैं इन प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड सजेस्ट अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। 10 मार्क्स का है तो 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो एक तरह से 3 आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं। सो हाउ कैन यू बी वेरी ब्रीफ इन दिस? तो यहां पर अगर आपको इसको डिस्कस करना है तो एटलीस्ट इन इंटरव्यू यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग विद इन अ स्टेटमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? वेर यू आर ट्राइंग टू showcase money which you have earned from illegal ways into a legal way। यानी आप पैसे को की धुलाई करते हो। लॉन्ड्रिंग मतलब धुलाई करना होता है। हाउ यू शो दैट यू ब्लैक मनी इज कमिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। सो यू विल डिफाइन मनी लॉन्ड्रिंग एंड यू विल पुट अ स्टेटमेंट कि भाई कितना % जीडीपी पे इसका इंपैक्ट हो रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ ऑलरेडी हमने आपके लिए एक मेंशन कर रखा है, यूएनओडीसी की रिपोर्ट है, 2 से 5% इकोनॉमी की जीडीपी प्रभावित होती है इसकी वजह से। अराउंड 2 to 2.5% जीडीपी का इंपैक्ट होता है इसकी वजह से। जैसे ही आपने अपने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइन कर दिया, यहां आपने ये नंबर दे दिया, तो इट गिव्स योर इंट्रो अ मच बेटर अपील। एक लाइन का स्पेस ही लिया आपने, लेकिन आपने मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइन कर दिया, उसका इंपैक्ट जीडीपी पे डिफाइन कर दिया, प्लस वहां आप ये भी मेंशन करोगे इट लीड्स टू फर्दर फंडिंग ऑफ मेनी ऑफ द इलिसिट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी एंड प्रेजेंट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल। डिफाइन करने के बाद विद इन दैट मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखो या इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट को देखो, मगर आप एक मैप जरूर बनाओ जिस मैप में आप आइडेंटिफाई कर लो कि कैसे जो आसपास इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है। जब आप कंक्लूजन में आ रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट यू हैव डिस्कस्ड कि 2 से 5% जीडीपी का नुकसान यहां से हो रहा है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट इज इंपैक्टिंग योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या इकोनॉमी को कैसे इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है। सो वन यू आर डिस्कसिंग कि क्या इकोनॉमी में इंपैक्ट होगा, आप कंसिडर करिए क्या एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। सो इफ यू लुक एट इट यू कैन क्लियरली मेंशन दैट ऑन इकोनॉमी वन थिंग इज दैट इट विल लीड टू टैक्स इवेजन, होगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो लीड टू अनदर बिग वे ऑन योर क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ शेडो इकोनॉमी। शेडो इकोनॉमी जो ब्लैक मनी को पुश करती है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो पुश किसकी तरफ होता है शेडो इकोनॉमी बनने के बाद? जब शेडो इकोनॉमी क्रिएट करते हो आप किसी वजह से, ब्लैक मनी की वजह से, सो इट क्रिएट्स करप्शन इन रियल एस्टेट, जहां पर एक बबल बन जाता है यहां पर, जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है। प्लस
पुशिंग करप्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो पुशिंग इलिसिट ट्रेड। तो ये इसका प्रभाव यहां पे मेंशन कर सकते हो विद इन लाइन, एंड देन यू विल ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ इट लीड्स टू क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल करप्शन, जहां पर गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में करप्शन बढ़ जाता है क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंपैक्ट्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, यहां पर लगातार इसकी वजह से देश की जो जितनी भी इकोनॉमिक सर्विसेज है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, ये आप यहां डिस्कस कर लोगे। देन विद इन दैट, इन द सेकेंड पोर्शन ऑफ योर आंसर, you have to go ahead and you have to discuss, I'm into the body, sorry, and here you have to discuss internal security aspect। जो internal security aspect की आप बात कर रहे हो, तो यहां पर आपको एक मैप ड्रॉ करना है इंडिया का, किसी भी तरह से ड्रॉ कर लो, मैं तो आइसक्रीम बना रहा हूं एक तरह से। एक रफ सा मैप भी अगर आप बना लो तो आपका काम चल जाएगा। नीड टू वर्क ऑन माई मैपिंग स्किल ऑन दिस बोर्ड। वहाँ पर आप थ्रेड दिखा दोगे कि बॉर्डर्स पे स्मगलिंग, जो भी एस्पेक्ट है वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो। एक मैप आपको दिखा के डिफाइन जरूर करना है क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। सो इन इंटरनल सिक्योरिटी देयर आफ्टर यू विल डिस्कस इश्यूज लाइक फंडिंग ऑफ टेररिज्म, जिसका क्लियर कट आपको एग्जाम्पल मिलता है कश्मीर में, इंसर्जेंसी को बढ़ावा, प्लस ड्रग्स स्मगलिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम। ये आपने दोनों एरियाज डिफाइन कर दिया, एक मैप बना दिया, पॉइंटर्स डाल दिए, एंड दिस वे यू कैन क्लियरली पुट आउट 3 से 4 से पॉइंट, सारा लिखने का टाइम है नहीं, वो लिखना है। देन यू विल कम स्ट्रेट अवे टू योर कंक्लूजन। सो इन योर कंक्लूजन you have to discuss primary reasons that how it can be controlled। तो way ahead आपको यहाँ लिखना है, तो you have to mention that we need to ensure that our borders are secure, we have to ensure that our economic borders are secure as well, which means we need to have increased institutional capacity, international collaboration, ठीक है। You have to ensure that police forces and different जो हमारे सिस्टम में है वहाँ पर जो लॉज हैं they have to be applied, and law and order has to be applied and different wings have to operate on efficient level so as to cut down black money। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। जो एस्पेक्ट है जहाँ बिटकॉइन के थ्रू फंडिंग होती है, या फिर यू हैव टू इंश्योर दैट दे आर मॉनिटर्ड प्रॉपरली। पहली चीज हमें मॉनिटरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो हो रही है वो सही हो, प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज shall be technologically advanced so that they can find out the loopholes, they can find out the areas जहाँ पर लोग जहाँ इंडिया की डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है DTA जैसे सिंगापुर के साथ, तो लोग पैसे वहाँ से घुमा के ले आते हैं या फिर केमन आइलैंड से पैसे घुमा के ले आए। सो राउंड टिपिंग के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए। आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव टू इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड, एंड दे हैव टू इंश्योर दैट दे कैन फाइंड आउट द सोर्सेस of black money and how they are moving out of India। so वो dimension आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, and then you will conclude it। देखो ये एक फ्रेमवर्क हो गया। इन दिस फ्रेमवर्क इफ यू लुक एट द पॉइंटर्स विच यू कैन यूज इट, जैसे आपको यहाँ पर एक डेटा फिगर मिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये हम पहले डिफाइन कर ही चुके हैं, इतना लंबा आप लिख नहीं सकते, आपको उसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल है इरोजन ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, यानी आपकी शेडो इकोनॉमी बन गई जहां पर अथॉरिटीज को पता ही नहीं चलेगा लीगल इलीगल कहां है। सो दे विल ट्राई टू टैक्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। इट विल क्रिएट डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मार्केट, जिसको आप शेडो इकोनॉमी में ऐड कर सकते हो कि अलग अलग केसेस का एग्जांपल आप इसको सहारा ग्रुप का केस आ जाता है जहां करप्शन भारी मात्रा में हुआ, जहां पर क्या हुआ, दे आर ट्राइंग टू कवर अप देयर ट्रेल्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, FATF में ग्रे लिस्टिंग हो सकती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस होता है। तो जब भी आप ये पॉइंट लिख रहे हो तो मान लो अगर आप यहां पे टैक्स इवेजन की बात कर रहे हो तो यहां आप सहारा की बात कर लो, या फिर आप जब आप शेडो इकोनॉमी की बात करते हो तो करप्शन की जब आप बात करते हो तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हो कैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर रहा है। तो वहां आप FATF का एग्जांपल लास्ट में दे सकते हो कंक्लूजन में कि कैसे उसको फाइट करना है। तो ये वो एग्जांपल्स है जहां आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई ये एरियाज है जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होता है, मनी लॉन्ड्रिंग
इंडिया की सिक्योरिटी को भी कर्टेल करती है। इसमें बोला कि 9/26/11 का एग्जाम का अगर अटैक हो तो वहाँ भी उनको फंडिंग मिलती है। या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसको जो NSCN IM और NSCN कापलान के जो ग्रुप है स्पेसिफिकली जो एक्टिव है ज़्यादा, वो अभी तक फंडिंग उनका मैकेनिज्म यहीं से आता है। उल्फा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे थे, दे वर गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम सच इलिसिट वे जिसके थ्रू मनी लॉन्डर किया जा रहा था। और अब तो रिसेंटली प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के, यानी बेटिंग के थ्रू या फिर थ्रू सम फाइनेंशियल मीन्स लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। यू ट्राई टू मूव द मनी, जिसमें आपको एनरॉन का स्कैंडल पता लगता है जहां इन्होंने डिटेक्शन को पकड़ने नहीं दिया पैसे कैसे ये ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। ये वो एग्जाम्पल हैं जिसको आप यूज कर सकते हो बाद में दिखाने के लिए कहां पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेट मी जस्ट बी हियर। एक बार मैं आपको और ये दिखा देता हूँ। ये वही एग्जांपल है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कम है, करप्शन ज़्यादा है एजेंसीज में, तो हमें अपना लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, US या सिंगापुर या ऐसी ग्रुप कंट्रीज के साथ मिलके टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी एनफोर्समेंट एजेंसी की। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात हम करते हैं, FIU, इसको और स्ट्रांगली हमें पुश करना चाहिए या इसको और ट्रेन करना चाहिए बेहतर तरीके से, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि वो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर सके और सॉर्ट आउट कर सके। टेक्नोलॉजी का लेवरेज कैसे होगा? जैसे AI ड्रिवन आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपकी इजीली पकड़ में आ जाए। पब्लिक अवेयरनेस और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना एक अच्छा स्टेप हो सकता है जिसके तहत आप इसको आगे और बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को देख रहे हो, इतने सारे पॉइंट्स को आप देख रहे हो, बट व्हाट यू हैव टू राइट इन इज लिमिटेड। यानी आपको 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन का आंसर देना है। इट इज एन आइडियल आंसर जहां बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जिसका एग्जाम्पल अपने आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड करने के लिए, बट यू आर लिमिटेड दैट यू हैव टू यूज ओनली 3 or 4 पॉइंट्स इन ईच सब टॉपिक। सो जब आप सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, ट्राई टू यूज 1 डेटा पॉइंट एंड 1 एग्जाम्पल। जैसे यहां पर आपको मैंने एक बेसिक फ्रेम बताया, इसमें आप वो एडिशनल पॉइंट ऐड कर लो, आंसर को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, एक मैप ड्रॉ कर लो ताकि आपका क्वेश्चन डेटा फुलफिल लगे, ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे और वो आंसर बेहतर आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है आपके आंसर राइटिंग स्किल्स की। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया इज persistent issue largely due to its geographical, social and economic factors discussed। अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपसे ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में पूछा गया है। 3 डिस्कशन करने पॉइंट आपको, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। सिंपल सी बात है, आप पहले डिस्कस करोगे व्हाट इज ड्रग ट्रैफिकिंग, हाउ इट इज इंपैक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी इन योर और सिक्योरिटी इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ। इन द सेकेंड रीजन, जैसे आपने पहले इंट्रो में आप डिफाइन करोगे व्हाट इज ड्रग ट्रैफिकिंग, हाउ मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग इट। सो यहां पर आपको एक डेटा सेट चाहिए होगा, एक फिगर चाहिए होगा जो आप मेंशन कर पाओ अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। सो यू कैन सब्सटेंशिएट बाय पुटिंग अ फिगर ऑफ 292 मिलियन, लेट्स से इतने लोग यूज कर रहे हैं। इन लास्ट डेकेड यू हैव सीन 20% इंक्रीज ग्लोबली। आपने एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई कैसे ये इट्स अ ग्लोबल थ्रेट एंड इट इज स्प्रेडिंग फार अहेड। UNODC की रिपोर्ट आप यहाँ मेंशन कर दो, आपको दिख गया एक रिपोर्ट, एक डेटा, एक फिगर जहां इंट्रो आपने दिखा दिया कि भाई कितने बड़े लेवल पे ये इंपैक्ट कर रहा है। आफ्टर डिफाइनिंग दैट देन यू विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स व्हिच द क्वेश्चन इज आस्किंग, यानी सोशल, ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक। तो पहला जो पॉइंट आप लिखोगे वो होगा लेट्स से ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक एस्पेक्ट की जब भी बात आएगी तो यहां पर ड्रग स्मगलिंग का मेन कंसर्न ये है कि एक तो आप इंडिया का मैप बनाओगे, ठीक है, उस मैप में आप डिफाइन करोगे 2 चीजें, एक वेयर इज गोल्डन ट्राइंगल जो कि इंडिया के ठीक नीचे है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड वाला रीजन आ जाएगा। फिर गोल्डन क्रेसेंट है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और इसके बीच में कह सकते हैं एक आर्क ऑफ केओस है जहां पर इंडिया लाई करता है, विच मेक्स इंडिया इन अ पोजिशन जहां पर बहुत ज्यादा चैलेंज इंडिया के लिए ज्योग्राफिक है। प्लस यू विल डिस्कस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है कि इसके बीच में पढ़ने के बावजूद एक और मेजर कंसर्न ये है, वी हैव पोरस बॉर्डर्स which makes it very easy for them to smuggle the goods। प्लस इसमें आप लिख लो तो ओपन बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है, प्लस लार्ज टेरेन आप डिस्कस कर सकते हो जहां पे कंसर्न है, ज्योग्राफिकल इश्यूज आ जाते हैं। देन यू हैव
वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव, दे यूज इट टू फंड देयर एक्टिविटीज, जहाँ आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर बात कर सकते हो यहाँ पर कैसे ड्रोन्स के थ्रू पंजाब में, ठीक है, और कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर स्मगल किया जाता है ड्रग्स को इंडिया में। यहाँ पर देखो जो गोल्डन ट्रायंगल के पास का इलाका है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ड्रग्स का इशू हमारे देखने को मिलता है, एडिक्शन बहुत हाई है वहाँ पर। सिमिलरली गोल्डन क्रिसेंट के पास पंजाब पड़ता है सबसे पहले, वहाँ भी स्मगलिंग और ड्रग्स का यूज, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। आप मैप में दिखा सकते हो कि भाई ये रीजन सर्वाधिक ग्रस्त है इन समस्याओं से, बिकॉज ज्योग्राफी वी आर क्लोजर टू दैट रीजन, फ्रॉम देयर वी सी इलिसिट ड्रग ट्रांसफर इनटू इंडिया। जो आपने ज्योग्राफिकल फैक्टर में एक मैप बना के वहीं के वहीं डिफाइन कर दिया ताकि आपको स्पेस कम यूज करना पड़े। नाउ देन यू कम अप टू वेरी इंपॉर्टेंटली योर सोशल एस्पेक्ट। व्हेन यू आर डिस्कसिंग सोशल एस्पेक्ट, आप यहाँ क्या मेंशन करोगे? सोशल एस्पेक्ट में देखो सिंपल सी बात है, पॉवर्टी, ठीक है, और एक चीज होती है पॉवर्टी के अलावा जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, लीडिंग टू, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना, एक बार दोबारा इसको देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। परसिस्टेंट इशू है ड्रग ट्रैफिकिंग का। ड्रग ट्रैफिकिंग क्यों होती है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, दे सी इट एज एन एक्टिविटी। तो ये दो चीजें कर रहा है। पहला, इट इज क्रिएटिंग डिमांड प्लस सप्लाई, क्योंकि यही लोग फिर इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल कंसर्न ये भी है, अनरेस्ट, जहां भी सोशल अनरेस्ट होता है वहां पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। और एक लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी आप देख रहे हो डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से चीजें पुश हो रही हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ। इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर आप देखो तो इट विल गिव यू इजी मनी, ठीक है। अगेन यहां आप लिख सकते हो पॉवर्टी। पॉवर्टी, लोगों के पास गरीबी है तो लोग ज्यादा इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट करप्शन, जिसकी वजह से अक्सर आप इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि वो ये करके भी बच जाएंगे। एंड देयर आर ऑल्सो इन सब केसेस लीगल लूप होल्स, क्योंकि बॉर्डर का इशू है। तो वहां पर आप लगातार कंसिस्टेंटली देखो ऑन 3 लेवल्स दीज थिंग्स आर परमानेंटली इंक्रीजिंग। इट रिमेंस अ पर्सिस्टेंट इशू ड्रग ट्रैफिकिंग का, क्योंकि डिमांड की बात भी आप कर रहे हो यहाँ पर कि भाई पॉवर्टी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से देयर इज अ डिमांड। सो रेव पार्टी कल्चर का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। रेव पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो इन वजहों से लगातार ये होता है, प्लस आउटसाइड आपके जो दुश्मन देश हैं वो इसको पुश कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस योर ज्योग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो आप सब डिस्कस करोगे तो इट विल गिव यू अ मोर राउंडेड अप्रोच इन आंसर, जिसको आप डिस्कस कर सकते हो। अब क्योंकि क्वेश्चन ये इतना पूछने के अलावा ये भी पूछ रहा है कि अब आपको डिस्कस करना, तो आप ये भी बताओगे कि कैसे इसको आप रोक सकते हो। वो आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं होगा, बट इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव यूज वन पैराग्राफ टू डिस्कस दीज डायमेंशंस। तो अब एक पैराग्राफ आपके पास बाकी बचेगा, वहां आप लिखोगे कि भाई इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ट्रैफिकर्स को रोकने के लिए आपको अपने पोरस बॉर्डर्स के ऊपर लॉ एजेंसीज को स्ट्रांगली पुश करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट देखो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इसमें देखो, यहां इतनी बड़ी डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हो कैसे ग्लोबली एक पैंडेमिक की तरह बढ़ गया है और कैसे इसका इंपैक्ट है। जहां आपके पास 2 फिगर्स आ जाएंगे, एक ये रहा 20% इंक्रीज वाला रिपोर्ट वाला। तो ज्योग्राफिक फैक्टर्स में आप ट्राइंगल की बात करोगे, पोरस बॉर्डर्स की बात करोगे, और कोस्टल एक्सेसिबिलिटी की बात करोगे, डाइवर्स टेरेन है, स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट रूट इंडिया के आसपास आता है। तो जब आप ये डिस्कस कर रहे हो ना, तो यहीं पे देख लो, जब आप कंक्लूजन करोगे तो यू हैव टू इंश्योर दैट, जैसे पोरस बॉर्डर है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को ज्वाइंट पेट्रोलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ज्वाइंट पेट्रोलिंग विद फोर्सेस। तो इसीलिए विद लेट से भूटान, नेपाल, म्यांमार, जहां से आपके देश में मुख्य रूप से चीजें एंटर कर रही हैं। अभी तक तो मैं इसमें बांग्लादेश भी ऐड करूंगा आगे जो भी हो, ताकि इलिसिट ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको उखाड़ फेंका जा सके। क्योंकि ऑलरेडी इंसर्जेंसी कम करने के लिए हमने म्यांमार के साथ ऑपरेशन सनराइज बॉर्डर्स पे किया था, बांग्लादेश के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे थे टू रिड्यूस इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज इन दीज रीजन्स। सो सिमिलरली वी हैव टू मेक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वी हैव टू स्ट्रांगली पुश आर कोस्टल गार्ड की हम बात करें, कोस्ट गार्ड को स्ट्रांगली पुश करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ना, जब आप कोस्टल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हो तो यहां पर इजीली एक्सेस मिलता है इंडिया की ज्योग्राफी में। इसमें आपको रिसेंटली याद होगा एग्जांपल कांडला में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास
बहुत मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे इन शिप्स विच वर ऑब्वियसली बीइंग ट्रैफिक्ड इनटू द रीजन। ठीक है, तो वो वहीं से आता है। और मेजरली जो इंडिया का 70% जो मूवमेंट होता है ड्रग्स का वो कहां से, समंदर के रास्ते आता है। तो इस बार कई चीजों को कोस्ट गार्ड ने पकड़ा भी है। तो वी नीड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वी नीड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू इंक्रीज, प्लस वी नीड मोर ट्रेनिंग एंड वी नीड मोर मैन पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। वो आपने ज्योग्राफिक में डिस्कस कर लिया, लेकिन मैप जरूर बनाना है, क्योंकि वो इजीली आप डिफाइन कर पाओगे। वहां के थ्रू ही लिख दो कि भाई मैप में एज डिस्कस्ड इतना इतना परसेंट यहाँ से आ रहा है, ये कंसर्न है। सोशल फैक्टर्स में यूथ की बात आ गई, कल्चर की बात आ गई, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई। मेजरली वही चीजें हैं आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी कि भाई अवेयरनेस नहीं है, करप्शन है लॉ एनफोर्समेंट में। इकोनॉमिक रीजन में देखो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, शेडो इकोनॉमी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट। ग्लोबलाइजेशन ज्यादा आप यहाँ लिख सकते हो कि जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो इजियर एक्सेसिबिलिटी टू ड्रग्स या सर्टेन सब्सटेंसेस मिल रही है, उसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जाता है। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिस्क है इंडिया के लिए। इसको कर्टेल करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रैकिंग सर्विलेंस पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इंटरनली अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा टू लेट देम नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस एंड हाउ दे कैन सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम इट। रिपोर्टिंग, पब्लिक रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है, क्या उनके लिए हम हेल्पलाइन रन कर सकते हैं। These are the few examples you can use in the concluding part of your statement in your answer to showcase that what can be the steps ahead to control these things. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी is crucial for preventing internal security breaches. Examine the role of public awareness and education in building a secure cyber environment in India. यहां पर देखो बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से हम इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीचेस को हटा सकते हैं। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें और एक कंसर्न की बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है। इंडिया वाज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द रीसेंट टाइम। रिसेंटली हम देखें 3rd मोस्ट अटैक कंट्री में भी इंडिया आती है, जहां बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, why is the basics of cyber security essential for preventing internal security breaches? यहां पर पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो आपको पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन के ऊपर बात करनी है। यहां पर क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, पहले वो पता होने चाहिए आपको, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू कंट्रोल द साइबर सिक्योरिटी पैराडाइम इन इंडिया, जहां बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आपको मेंशन करना है कि क्यों साइबर सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल है, बेसिक उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कंसर्न है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपका ब्रॉड फिगर यहां पर आ जाएगा, 79 मिलियन फिशिंग अटैक हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक दुनिया में, तीसरे हाईएस्ट लेवल पे 3rd मोस्ट टारगेटेड कंट्री इंडिया है। 5th मोस्ट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के लेवल में इंडिया टॉप 5 में आता है। 3rd मोस्ट अटैक कंट्री है, हाई वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिशिंग अटैक क्या होते हैं, जहां आपकी आइडेंटिटी से चीजें निकाली जाती हैं। तो इंडिया में इतने साइबर अटैक्स क्यों होते हैं, क्या हमें उसकी बेसिक समझने की क्यों जरूरत है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। तो यहां क्यों इंपॉर्टेंट है ये, नो द कंसर्न विद द बेसिक्स इज, इंडिया में कंसर्न क्या है। इंडिया में एक मेजर कंसर्न है कि इंडिया में अभी तक डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास डिजिटली अवेयर नहीं है। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट व्हाट वी हैव इज दैट आर डिजिटल लिटरेसी की वजह से क्या होता है, इट मेक्स द होल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी वल्नरेबल टू एनी सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक। बिकॉज इसकी वजह से होता क्या है, पासवर्ड बहुत लोग चेंज नहीं करते, प्रेडिक्टेबल पासवर्ड होते हैं। सॉरी, privacy and security is not prioritized. ठीक है, people use devices which are obsolete, बहुत ज़्यादा भारत में है। और मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि एक कंसर्न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, जहां पर गवर्नमेंट और लॉ एजेंसीज जो है उसके ऊपर इतनी एक्टिव अभी तक नहीं हो पाई जिस लेवल पर उनको होना चाहिए। बिकॉज आपके लोगों का डेटा और उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी रीजंस, इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल अटैक्स, इट कैन यूज फॉर फाइनेंशियल थेफ्ट, इट कैन बी यूज्ड
for the espionage, and it can also be used for surveillance over a large part of a population. It might even create socio-political, economic unrest, क्योंकि फिर आपके देश में उसको प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए भी यूज किया जाता आया है. तो ऑन ऑल दीज लेवल साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग थ्रेट. सो इंडिया में आउटडेटेड सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं. ठीक है, आपके पास आउटडेटेड डिवाइसेस हैं जो कि सिक्योर नहीं है मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है तो आपको उस हिसाब से चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती है, वरना आप और आपका डिवाइस दे ऑलवेज रिमेन वल्नरेबल टू एनी ऑफ सच ब्रीचेस. लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस तरह के थ्रेट्स हैं. ये तो बेसिक बात आ गई. अवेयरनेस की मैं बात करूँ ना, तो अवेयरनेस में कमी क्यों है इंडिया में? स्कूल करिकुलम में हमें अभी तक ये पढ़ाया नहीं जाता. ठीक है, वी डोंट नो थ्रेट्स, यानी थ्रेट्स में प्राइमरीली जो टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं. ठीक, क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ये लोगों को पता नहीं है. ठीक, हाउ टू क्रिएट सिक्योर स्ट्रक्चर, वो लोगों को पता नहीं है. ये जो मेजर कंसर्न्स लोगों को नहीं पता, इट क्रिएट अ सिनेरियो जहां लोग अभी तक कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहे. तो इसके लिए आपको साइबर सिक्योर भारत की बात करो या साइबर अटैक्स से लोगों को बचने के लिए आपने पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि अब सर्ट इन को आपने इनिशिएटिव किया है. सर्ट इन का एग्जांपल आप ले ले. ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत अभियान, ये इनिशिएट किया गया. देन यू कैन टॉक अबाउट दैट विद इन इंडिया इट हैज़ टू बी मेड पार्ट ऑफ योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको ऐड किया गया है ताकि बच्चे इस बात को लेकर अवेयर हो पाए. सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स, तो आप अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं इसके बारे में. कि अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर किया जाए. ठीक है, ये एस्पेक्ट धीरे धीरे गवर्नमेंट पुश कर रही है, क्योंकि लगातार इंडिया में एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल में जब हम बात करें कहाँ कहाँ पे थ्रेट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इशू आए हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बार बार सुनते हो कि आधार डेटा लीक हो गया करोड़ों लोगों का. आधार डेटा की बात आ गई, वो लोगों का चोरी हो गया. यू कैन ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ जो कोविड के टाइम में हमारा ऐप था वहाँ से डेटा चोरी हो गया, तो उसका इस्तेमाल करके लोग फाइनेंशियल फायदा भी ले सकते हैं. इट पुट्स योर पॉपुलेशन एट रिस्क एज वेल. तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए वो आपको पता होना चाहिए पहले कुछ कुछ. प्लस जो मेजर कंसर्न है कि भाई अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस को लेके आते हैं, ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करते हैं, तो आप बेहतर लेवल पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डेटा ब्रीच बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत कम है. आपको पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके जैसे एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ था, लगभग आपके मिलियंस ऑफ पैसेंजर का डेटा जो है वहाँ पर ओपन आ गया था. जो डार्क वेब है वहाँ पर इंडियन जो जो लोग हैं उनका पर्सनल डेटा इज अप फॉर सेल. तो आप कहोगे भाई इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि वो डेटा जिनके पास है, दे नो हाउ द पीपल बिहेव, व्हाट दे नीड, व्हाट आर द इश्यूज विद देम, तो वो उसका फायदा उठा के हो सकता है उन्हें ब्लैकमेल कर पाए, हो सकता है उससे वो फायदा उठाएं और पुश करें सर्टेन थिंग्स विच कुड बी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, या फिर लोगों को एक ट्रैप किया जा सकता है. तो इन सभी वजहों से बहुत रेलेवेंट है कि भारत इन चीज़ों के ऊपर काम करे, और इसके लिए साइबर हाइजीन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बोला आपको साइबर सुरक्षित भारत अभियान हो गया. रिपोर्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया ताकि लोगों को पहले पता रहे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट पीपल नीड टू बी अवेयर व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट्स दे आर फेसिंग, विच आर साइबर यू कैन से साइबर अटैक्स कैसा होता है, उनको पर्सनली कैसे इम्पैक्ट करता है. तो वो आप पब्लिक अवेयरनेस में लिखोगे, जो आप अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू रन करते हो, साइबर सुरक्षित भारत अभियान आप लॉन्च करते हो, आप रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना चाहते हो ताकि आपके पास एक प्रॉपर फिगर रहे, लोगों को भी पता रहे कि कैसे कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, व्हाट इज द आउटकम इफ यू रिपीट, व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल डू फॉर देम. उसमें आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके आ रहे हो. फिर आप इसे डिजिटल साक्षरता अभियान आपने शुरू किया, डिजिटल इलिटरेसी को कम करने के लिए. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको वहां पर जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर अटैक होता है वहां पर उनको फोकस करना पड़ेगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं दे नीड टू बी अवेयर, दे नीड टू बी ट्रेन्ड.
क्योंकि दे आर देयर फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी साइबर अटैक, क्योंकि वहीं से ही मेजरली जो डेटा होता है कंपनीज का निकलता है। तो इसलिए इन्फोसिस का सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वहां किसी भी प्रकार का फिशिंग अटैक ना हो। तो जैसे जैसे इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है उसके बाद आर सिस्टम्स आर बीइंग ऑल द मोर वल्नरेबल, क्योंकि ये देखो हमारे साथ ना, वैसे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, मैं जो पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर रहा हूँ वो इससे आगे के हैं कि इंडिया के पास हार्डवेयर लेवल पे अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कुछ डिवाइसेज अभी भी आउटडेटेड हैं, हमारे सॉफ्टवेयर लेवल पे अलग इश्यूज हैं, कई लोग कॉम्प्रोमाइज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्पेसिफिकली वो जो या तो जिसे आप कह सकते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर वो जैसे आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करोगे योर डिवाइस विल गेट बिकम वल्नरेबल टू एनी सच आउटसाइड अटैक्स। प्लस कभी कभी थेफ्ट और आइडेंटिटी का एग्जांपल ये होता है, लोग अवेयर नहीं होते कि उनको अपना डेटा किसी को फोन कॉल्स पे नहीं बताना है, उन्हें पता नहीं होता साइबर अटैक्स किस तरह से होते हैं। सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन मेनी लेवल्स। हार्डवेयर वाइज हमारे जो कई डिवाइसेस हैं दे आर वेरी old and outdated, so it makes it very prone to be hijacked or to be hacked, so which has to be protected। आपको एक resilient साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, आपको मेलवेयर के ऊपर, फिशिंग अटैक्स के ऊपर, इन सभी पर, और जो वर्म्स आ जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे भी पुश आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर। जरूरी है कि हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं which makes a very cyber secure world for India, because as India goes towards digital India, it has to leverage its technology, its capacity to safeguard its population, because they are right now very vulnerable to outside cyber attacks, specifically from China एंड इवन इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेज़रस का एग्जांपल होता है जहां नॉर्थ कोरिया के बेस्ड हैकर्स ने कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया था। वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा है, साइबर वॉरफेयर इज अ रियलिटी। स्टक्सनेस्ट का अटैक इसराइल ने ईरान के ऊपर किया था, एक बार उनके पूरे पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए थे, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को रोका था। हमारी सैटेलाइट्स, हमारे डैम्स, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रिमेन्स वेरी मच vulnerable to any such attack, so we have to ensure that on those levels we are very well prepared। ये आपको जो पॉइंट इसमें लगे आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो, यू शुड ऐड दोज थिंग्स इन योर आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाय नेक्सस बिटवीन एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नाउ दो चीजें हैं यहां पर, पहला नॉन स्टेट एक्टर्स and external actors। Now if you look at this, who are non-state actors, तो यहाँ एग्जाम्पल आप डाल सकते हो those organizations which have no connections with your government or your administration, they are called as non-state actors। तो वो NGOs हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, इवन ग्रुप्स हो सकते हैं, पर यहाँ पर बात आ रही है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, मान लो मैं NSCN-K की बात कर लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर लूँ उल्फा की, ठीक है, ठीक। तो उल्फा या NSCN का एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, दीज आर ग्रुप्स विच आर एक्टिव, या फिर आप CPIM माओइस्ट की बात कर लो, जो कि इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। ये ग्रुप्स क्या है? दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन इंडिया। ये और एक्सटर्नल एक्टर्स वो हैं जो इंडिया के स्टेट से बाहर बैठे हुए हैं। इस क्वेश्चन की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट जमात उद दवा इन पाकिस्तान, ISI, ठीक है, चाइनीज ग्रुप्स, या वहां की गवर्नमेंट भी हो सकते हैं जो भारत के बॉर्डर्स के बाहर बैठी हुई हैं। तो इनके नेक्सस की वजह से, हाउ ड्यू टू दिस नेक्सस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। तो इनकी वजह से आपको थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ये डिस्कस करना है। हाउ आर दीज लीडिंग टू थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी? यहां पर देखो, जब आप नेक्सस की बात करते हो, यहां किन चीजों को ये पुश कर रहे हैं? व्हेन यू सी दीज टू कमिंग टुगेदर, व्हाट इट डू इज दैट दे इवेंचुअली लीड टू फंडिंग मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी, ठीक है। इसके अलावा और ये क्या करते हैं? क्योंकि ये लोग साथ आ जाते हैं, तो इनका नेक्सस जो है वो हमें स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी पुश करना, कभी कभी बाहर के स्टेट
फाइनेंशियल फंडिंग देने के बाद वेपन्स सप्लाई करते हैं, प्लस इनको एक सेफ हेवन क्रिएट करके देते हैं कि भाई यहां पर वो आकर छुप सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस लीड्स टू क्रिएटिंग, जहां पर आप देख सकते हो रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, इंडोक्ट्रिनेशन बढ़ रही है. ठीक है, दे आर पुशिंग, यू कैन से, ड्रग स्मगलिंग. ये वो एरियाज हैं जो आप देख सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि इन एरियाज में दिक्कतें आ रही हैं. यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट ले रही है कि कैसे इनको कंट्रोल करना है, कैसे कंटेन करना है. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो जो आप देख सकते हो यहाँ पर पुश रहने वाली चीज़ें हैं. तो क्या मेजर्स हैं कि इसको डिसमेंटल किया जा सकता है. मैंने आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. अब यहाँ स्ट्रक्चर तो ऐसा है, पर यू हैव टू ऐड एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम इसको अब लिखने पे आए तो वी गो अहेड एंड व्हेन वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग वी विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज योर इंट्रो पार्ट में आप यहाँ डिस्कस करोगे कि व्हाट इज नॉन स्टेट एक्टर्स एंड हाउ देयर नेक्सस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. लिंकेजेस दिखे, जैसे फॉर इंडिया में अगर आप देखो तो कई ग्रुप्स हैं, दे आर अटैच. लाइक अभी जो मणिपुर में वायलेंस है, इट इज़ एसोसिएटेड कि भाई बाहर से इनको सपोर्ट मिल रहा है. तो मिजोरम से हमने सॉरी म्यांमार से हमने जो मूवमेंट है लोगों की वो कम कर रखा है. अराउंड 210 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के जो है दे आर वल्नरेबल टू एनी सिक्योरिटी थ्रेट. तो इस वजह से इनका जो साथ में आना है, क्या करते हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाते हैं. ठीक है, 9/26/11 में लश्कर तैयबा का रोल था. जो कुबेर जो शिप था उसको कैप्चर करके वो आ गए थे इंडिया में. साइबर वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं, एस्पियोनाज का पुश हो रहा है, यानी स्टेट के एक्शन पर नज़र रखना. ठीक है, फिर आप बात करोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग अक्रॉस गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन आप क्रेसेंट की बात कर सकते हो. ये कुछ कंसर्न्स हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो. मेनली जो है ना, मैंने आपको यहाँ जो की डायमेंशन बताए हैं, इन्हीं में आपको एक एग्जाम्पल सेट कर लेना है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहले लिखूँ ना, अच्छा सॉरी ये तो मिस ही कर दिया सबसे इंपॉर्टेंट, टेररिज्म. तो यहाँ पर आप लिखोगे हाउ इन 26/11 ये चीज़ें हुई. यहाँ पर आप लिख सकते हो आईसिस का एग्जाम्पल लिख सकते हो. आईसिस में लोग भर्ती होने इंडिया से जा रहे हैं. इंडोक्ट्रिनेशन की बात आप कर सकते हो. तो यू कैन से, सॉरी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, ड्रग स्मगलिंग का एग्जांपल आप दोगे तो पंजाब का एग्जांपल आप लिख सकते हो, जहां इसके थ्रू वो यूथ को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट मिलता है. अंडरवर्ल्ड जो मुंबई में था वो ऑपरेट कर रहा था. अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के कनेक्शन प्लस आईएसआई. तो आप ये एक एग्जाम्पल पुश कर सकते हैं आंसर्स में, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड डिस्कस व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल दीज थिंग्स. आपने ये मेंशन जैसे ही कर लिया, देन यू विल रीच अ पॉइंट जहां पर मेजर्स कैसे करेंगे. अब देखो, सबसे पहले जितनी चीजें आपको दिख रही हैं वहां पर एक कोलैबोरेशन हो रहा है. कोलैबोरेशन इसलिए हो रहा है कि आपके पास पहली चीज इंटेलिजेंस फेलियर है. यू नीड टू इंश्योर योर इंटेलिजेंस हैज टू बी फर्दर इम्प्रूव्ड. जो कैसे होगा, यू नीड बेटर कोऑर्डिनेशन इन योर इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं. यू नीड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, प्लस यू नीड मोर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एंड विद इन दिस यू ऑल्सो नीड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि आपका जो स्टेट है वो उनकी इंटेलिजेंस विंग्स जो है उस तरह से केपेबल इनफ हो. अभी क्या है कि इंडिया में कोऑर्डिनेशन का पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर यू हैव डिफरेंट एजेंसीज. जैसे आर्मी की अलग इंटेलिजेंस विंग है, आपकी सीआरपीएफ की अलग होगी, पुलिस फोर्सेस की अलग होगी, एक इंटेलिजेंस विंग अलग से है. तो आपने नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड बनाया, नेट ग्रिड, विच इज वन स्टेप राइट इन दैट डायरेक्शन, बट यू नीड टू फर्दर इंटीग्रेट इट. यू नीड टू इंश्योर कि आपकी साइबर सिक्योरिटी एनहेंस हो पाए, ताकि जो
रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है उसको रोक पाओ आप। आपके पास डी रेडिकलाइजेशन सेंटर होने चाहिए, साइबर क्राइम पुलिस आपने स्टार्ट कर ली, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर्स, जैसे हमने ऑपरेशन सनराइज किया था ऑन म्यांमार बॉर्डर। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो लोग टेररिज्म को फंड कर रहे हैं उनके लिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का प्रोविजन है, जहां आप देख सकते हो इंटरनेशनली एग्जाम्पल है कि आप कैसे जो ग्रुप्स या जो देश इसमें संलिप्त हैं उनको यहां पर ला सकते हो। यू नीड टू फोकस ऑन योर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑन पोरस एरियाज। बॉर्डर सिक्योरिटी में पोरस एरियाज को आप स्ट्रेंथन करने की बात करोगे तो यहाँ आपको BSF, SSB, ITBP इनको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, SSB। और वहाँ पर उनके पास अगेन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपनरी, दे हैव यूज्ड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी टू इंश्योर कि भाई इंडिया की कोस्ट गार्ड जो है वो भी काम कर पाए, नेवी को दे हैव टू बी मोर एक्टिव ऑन द बॉर्डर सो दैट दे हैव टू स्टॉप इट। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू इंश्योर कम्युनिटी एंगेजमेंट, सो पीपल शुड बी अवेयर एंड दे शुड रिपोर्ट इट, तभी जाकर हम इसको बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, IBMS, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का जो इस तरह के थ्रेट्स हैं, चाहे वो वाया ड्रोन आए, चाहे वाया टनल्स आए, इनको हम रोक पाएं, तो हमें वो स्टेप लेने जरूरी हैं और तभी जाकर आप कह सकते हो कि हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। अदरवाइज विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू काउंटर दीज थ्रेट्स। दीज आर स्टेप्स व्हिच इज वेरी एसेंशियल टू काउंटर दीज थ्रेट्स। ठीक है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन और लुकिंग एट द फिफ्थ वन। Several factors have contributed to reduction of insurgency-related violence in Northeast. What are the main elements that have led to this improvement in the security landscape? What are the core demands of the question? क्या आप कैसे देख रहे हैं उसको? तो पहली बात, हालांकि अभी मणिपुर में वायलेंस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो वी हैव सीन इंप्रूवमेंट इन सिक्योरिटी लैंडस्केप इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो पहली बात आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या फैक्टर्स हैं और व्हाई दे हैव लेड टू इंप्रूवमेंट। जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो पहले आपको एक डेटा सेट चाहिए कि भाई इतने % से कमी आई है। सो वी कैन डिस्कस डिक्रीज बाय 76% एंड सिविलियन कैजुअलिटी रिड्यूसिंग बाय ऑलमोस्ट 97%, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। बट यू हैव टू ऐड हेयर वन थिंग apart from some exceptions। ये मैं इसलिए ऐड करने आपको कह रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे रिसेंट टाइम में मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, मिजोरम में थोड़ा वायलेंस हुआ, तो कहीं हो सकता है कि जब आप दे रहे हो तब उस टाइम में कुछ हुआ हो। सो बट more or less broadly we can see that these amount of reduction in casualties and things which have taken place आपने इंट्रोडक्शन में सेट कर लिया। Now you will go to the core of the question, which factors have led to this? So सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वहां पे थ्रेट था क्या। वहां थ्रेट था इंसर्जेंसी। सो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस रन बाय इंडिया, wherein India has either neutralized some of the groups which are violently engaging against India, and some of them have been brought into the mainstream and they have given up on their arms and they have been welcomed into the democratic process so that they can ask for their demands within the ambit of Indian democracy। तो उसके अंदर आपने किया क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी। पहले आप बात करोगे तो जब आप काउंटर इंसर्जेंसी इंडिया के ऑपरेशंस की बात करते हो तो यहां इंडिया ने क्या किया है। तो मैं बात करूं, सॉरी, when you're talking about counter insurgency, so in counter insurgency what India has done, when you talk about counter insurgency, इंडिया ने इनके की एरियाज पे यानी इनके सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर लिया, जहां से इनको हथियार मिलते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, ठीक है, इसको डिस्टर्ब कर दिया, प्लस डिसरप्टेड देयर फाइनेंशियल चैनल्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए इनके लीडर्स को
लीडर्स आर आइदर न्यूट्रलाइज्ड और दे वर मेड इनटू द मेन स्ट्रीम। प्लस जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एग्जांपल आप लिखोगे, म्यांमार के साथ आपने जॉइंट ऑपरेशंस किए, भूटान के साथ आपने जॉइंट ऑपरेशंस किए, बांग्लादेश में भी आसपास कुछ हेवंस थे उनको खत्म कर दिया जहाँ पर उनके इंसर्जेंट ग्रुप्स रहते थे। पीस अकॉर्ड सीजफायर एग्रीमेंट आप कह सकते हो, जो हमने नागा पीस अकॉर्ड किया NSC और IM के साथ, प्लस हमने असम के कई ग्रुपों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा। यू कैन राइट अबाउट दैट। देन सरेंडर रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। 2020 में 644 मिलिटेंट्स इन असम वर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन पैकेजेस, ताकि उनको बताया गया कि वी विल नॉट जस्ट गो आउट एंड किल यू, बट इफ यू गिव अप द आर्म्स एंड इफ यू जॉइन इंडियाज यू कैन से डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो आपको भी हम अकोमोडेट करेंगे। यू कैन वॉइस योर कंसर्न थ्रू लेजिटिमेट मीन्स। तो उसके तहत भी लोग आए हैं, और मेजरली जो एक कंसर्न था वो था डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपने पुश किया, जिसमें आपने नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम रन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया है। नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने रन किया है, जिसके तहत इंडिया में इस रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है, जिन रीजन्स में इंसर्जेंसी या ऐसे एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। अगर हम बात करें, अब जो हमने बात किया क्यों ऐसा हुआ, विच फैक्टर्स प्लेड अ बिग रोल, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विद इन दैट फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू दिस। तो यहाँ हमारे पास और स्पेस मिल पा रहा है कि अपने आंसर्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएँ। तो यहाँ आप देखोगे, पहला हमने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई उस रीजन में, जहाँ पर दिक्कतें थी वहाँ अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एनहेंस की। ठीक है, वी हैव टॉक्ड विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ट्राइड टू क्रिएट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वायलेंस टू, or you can say, a system through which groups who were engaged in violent extremism or violent means have to be shifted into legitimate ways। तो वहां पर आपने क्या किया, पहले से मेंशन हो ही रहा है, इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस, अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन बढ़ाई, आपने बॉर्डर मैनेजमेंट बढ़ाया, कम्युनिटी पुलिसिंग, लोकल एंगेजमेंट की, विलेज डिफेंस फोर्सेस स्टार्ट किए गए, इकोनॉमिक पैकेज दिए गए, ताकि इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कम। देखो मेनली कंसर्न यहाँ ये था कि दे वर कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को कम करने के लिए आपने, डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए डेवलपमेंट को बढ़ाया भाई, कम बिल्कुल भी नहीं किया। आपने क्या किया यहाँ पर, यू हैव पुश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी, प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों अप्रोच का मिक्स किया। तो अगर आप देखो तो इंडिया की अप्रोच हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मिक्स रही है। एक तरफ आपने हार्ड अप्रोच के थ्रू अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बेटर की, काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर काम किया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर काम किया, बट वहीं सॉफ्ट अप्रोच भी रखी, जहां आपने यू वेंट इनटू डायलॉग विद different stakeholders, you try to bring them into mainstream, and a better rehabilitation packages were given, accommodated them politically, accommodated them economically, ठीक है, so that they have to give up their extra judicial demands and they have to enter India's फॉर्मल स्ट्रक्चर और वहां से अपनी डिमांड कर पाए। तो आपने उनको वहां पर सिक्योरिटी डेवलपमेंट के थ्रू इस रीजन में एंटर करने की कोशिश की। ये आपका स्टेप रहा इस इलाके में, एंड दैट इज हाउ यू हैव ट्राइड टू कंटेन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो आप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहां से डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, illegal migration from Bangladesh into India poses significant internal security challenge, particularly in light of recent events. Examine the associated security risk and suggest measures to overcome them. यहां देखो, यहां बात हो रही है कैसे इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेश से हो रहा है वो इंडिया के लिए एक मेजर सिग्निफिकेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज लेके आता है। तो आपको यहां मेंशन करना है हाउ इट्स एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, क्या सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड है और क्या मेजर्स दिए जा सकते हैं। अगेन आई विल एडवाइज यू टू मेक अ मैप ऑफ द रीजन विच इज लाइंग अक्रॉस द बांग्लादेश बॉर्डर। तो वहां आप डिस्कस कर पाओ कि कैसे इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है वहां क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं इंडिया के लिए। जब हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन की, इन दिस रीजन इलीगल माइग्रेशन कैसे इंडिया में एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंज पेश करता है। तो देखो यहां इसकी इंपैक्ट बहुत सारे हैं। ध्यान रखना, हमें इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है। तो एक आप यहां मेंशन करोगे इशू ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, और स्पेसिफिकली इन योर वल्नरेबल एरियाज। ठीक है, some of the groups have been engaged in smuggling,
यहां आप फोकस कर सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, वो भी एक मेजर कंसर्न यहां पर आ रहा है, प्लस ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हो, ठीक है। देन इट्स अ चैलेंज ऑन द लेवल ऑफ टेररिज्म बढ़ सकता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ सकता है। यहां ये दो स्पेसिफिक इसलिए हैं बिकॉज ये रीजन लाई करता है नियर योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक मेजर कंसर्न है, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, ठीक। प्लस इट लीड्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। वो डायमेंशन आप यहां से मेंशन कर सकते हो, भाई ये सभी कारण है जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशन एक बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए फेस करता है, सिक्योरिटी के डायमेंशन से, डोमेस्टिक सेफ्टी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशन में। तो उस रिस्क को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तो आपने जब इंट्रोडक्शन यहां पे डालना है तभी आपको मेंशन कर देना है कि व्हाई आर वी फेसिंग दिस कंसर्न, बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर, एंड ड्यू टू द पोरस बॉर्डर देयर इज अ लॉट ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन इनटू इंडिया, व्हिच कम्स विद अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी रिस्क ड्यू टू दैट रीजन बीइंग very vulnerable and delicate from domestic and security reasons। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं प्लस सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, इसलिए वहाँ कंसिस्टेंट एक प्रॉब्लम रहती है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की, जिसकी वजह से खासतौर पे असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में आप देखते हो इट माइट नीड टू लीड टू राइट्स, एंड राइट्स माइट क्रिएट impact whole nation, impact safety and peace, that has to be taken into account। then क्योंकि इनकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्स क्रंच आ जाता है, एंड दिस हैज टू बी impacts लोकल पॉपुलेशन। तो वहां पर लगातार आप देखो कंसर्न इसकी वजह से राइज करता ही चला जाता है, स्ट्रेन पे क्रॉस रिसोर्सेज, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा का एग्जांपल आप ले सकते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एग्जांपल आ सकता है, एमुनेशन, प्लस यहां पर आप देखो इंसर्जेंट ग्रुप्स बहुत सारे एक्टिव हैं। सम एरियाज वी हैव सीन आईएसआई लिंकेजेस विद लेट्स से रोहिंग्या ग्रुप में काफी लोगों को देखा गया विच वाज सीन एज अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट, रेडिकल आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है, लॉ एंड ऑर्डर मिनिमाइज होता है, तो ये एक कंसर्न रिस्क है। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट ऑपरेशंस की दिक्कत है, आपके पास 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, इसको सिक्योर बनाने के लिए आपको जरूरी है कि, क्योंकि पूछा गया है एसोसिएटेड सिक्योरिटी रिस्क, और कैसे उसको आप ऊपर को, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इकोनॉमिक इंपैक्ट, कम्युनल टेंशन, सोशल इनरेस्ट, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर सकते हो, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, ये सिक्योरिटी रिस्क है, बट हाउ टू ओवरकम दिस, टू ओवरकम दैट, जैसे हमने बोला एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम आप लेके आए हैं टू काउंटर दिस। देन यू हैव इंश्योर्ड दैट इंक्रीज्ड सर्वेलेंस, ठीक है, फिर आपने जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग करनी स्टार्ट कर दिया होल रीजन को, ताकि वहां भी आप कंट्रोल कर पाओ, यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू काउंटर दैट, यू आर यूजिंग ड्रोन्स, यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट you can completely stop illegal movement from Bangladesh into India, and for that you have also collaborated with Bangladeshi government, cooperate उनके साथ भी किया है कि to limit it, plus we have also started to frame a set of rules so that those who are illegal can be extradited back to Bangladesh, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डोमेस्टिक कंपल्शन ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश भी आप कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट दे डोंट गेट opportunity to enter India, and through that you are also trying to have your outreach programs, plus you are trying to have public awareness programs, public awareness, community engagement,
and reporting. These aspects are important which you have to point out in your answers to give a better frame. ठीक है, सो देन यू कैन कंक्लूड विद मार्क के वे एड में हमें इसको और रिजॉल्व करने की जरूरत है. वेरी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कंटेन द इलीगल माइग्रेशन इनटू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश विच रिमेन्स अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. तो अगेन आई विल से पुट अ मैप, वहाँ पर आप बॉर्डर जो दिखा रहे हो वहाँ आप लिख लो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, अराउंड 4500 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विच क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट थ्रेट. आप अलग डायमेंशन डिस्कस कर लो और विद इन दैट देन यू कैन मेंशन द आंसर्स. ठीक है, नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीसेंट बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इजराइल ड्यूरिंग द हमास अटैक प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स. हाउ कैन इंडिया अप्लाई दीज लेसन्स टू इंप्रूव इट्स बॉर्डर डिफेंस मैकेनिज्म. अब देखो व्हाट जो वैल्यू जो अभी हमास अटैक है इसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी को कैसे हम क्या सीख सकते हैं, और क्या क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि कैसे हम इन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे. तो क्या लेसन्स हैं हमास अटैक. सबसे पहली बात आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में ही, द रीसेंट हमास अटैक ऑन इजराइल highlighted the new age threats to border security and various things can be observed which might be a big lesson for India. क्या लेसन हो सकते हैं भाई कि कैसे अटैक हुआ था. पहला आप देखो तो यहाँ पर ना यूज हुआ था इस अटैक में जो इजरायली फोर्सेस उन्होंने ना सबसे पहले लो टेक का इस्तेमाल किया था, लो टेक्नोलॉजी. क्योंकि जो प्रॉब्लम थी इजराइल के साथ, इजराइल रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी अलॉट. इजराइल के साथ दिक्कत ये रही कि दे वर ओवर रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा रिलायंस रखोगे अपना तो आप फेल हो जाओगे. सो दे यूज लो टेक सॉल्यूशन. प्लस यू कैन टॉक अबाउट टैक्टिकल मेजर्स उन्होंने इस्तेमाल किए. टैक्टिकल मेजर्स में क्या एग्जांपल्स आप प्लेस कर सकते हो जो एक थ्रेट इंडिया के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर टेरेन भी ऐसा है जहां इस तरह के मूव्स किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडर्स, टनल्स. आप कह सकते हो क्विक अटैक एंड हॉस्टेज सिचुएशन इंडिया के बॉर्डर्स पे भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर पे भी बहुत से लोग रहते हैं. खासतौर पर अगर आप देखो तो पंजाब का रीजन हो गया, राजस्थान का आसपास, कश्मीर के रीजन में ये किया जा सकता है. सो इट क्रिएट्स अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया. प्लस इन दिस यहाँ पर कम्युनिटी थ्रेट ये कंसर्न था. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द लेसन्स वी कैन सी कि वहाँ पर अटैक्स इस तरह से किए गए कि गाजा से दे मेड अ टनल, और अक्सर वहाँ बहुत सारे टनल्स रहते हैं. इन्होंने पैराग्लाइडर्स भी गए वहाँ, सीधा अटैक किया, लोगों को कैप्चर किया टनल्स, और उसके थ्रू वो उसको दोबारा गाजा में लेके आ गए. तो सर्टेन टाइप ऑफ अटैक्स, हालांकि इंडिया चाइना बॉर्डर पे नहीं हो सकता ये, बट इट कैन हैपन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, मेजरली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. बांग्लादेश के साथ उतनी बुरी स्थिति हमारी नहीं है, दे आर नॉट दैट केपेबल, बट समटाइम्स यू नीड टू विटनेस वन थिंग दैट हाउ द अटैक टुक प्लेस. तो you can see that on a level जहां पर drones, UAVs are a major threat. Plus you need to have a balance between technology and human oversight. अगर आप केवल लेजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, केवल आप सोचोगे आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कैमरास हैं, वो डिटेक्ट कर लेंगे एंड देन यू कैन न्यूट्रलाइज एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, तो ऐसा इजराइल में नहीं हो पाया. तो सिमिलर थ्रेट्स आर देयर ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एज वेल. वी फेस सर्टेन इश्यूज एज वेल, सो दिस कैन हैपन टू इंडिया एज वेल. सो दीज आर द लेसन्स व्हिच वी कैन लर्न एंड द मेजर्स व्हिच वी नीड टू इंप्लीमेंट इज यू नीड टू हैव बॉर्डर सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट दे कैन विदस्टैंड एनी सच अटैक. तो यहाँ पर आपको जरूरत यह है कि आपको बॉर्डर विजिलेंस हमेशा बढ़ानी चाहिए. ठीक है, यू नीड मोर इंटेलिजेंस. In times like this, you have to be very proactive with security strategies.
अक्रॉस योर बॉर्डर्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बुरे फंसोगे। तो दीज थिंग्स हैव टू बी ensured, and then what we need to do is that we need to learn that low tech method इस्तेमाल हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल थ्रेट्स जो होते हैं। नाउ वी आर do not we need to not over rely on conventional मेथड्स, क्योंकि अनकन्वेंशनल अटैक्स भी हो सकते हैं जो हमें इजराइल को देखने को मिला। तो हमें उस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वी हैव टू इंश्योर दैट आपकी जो ह्यूमन पावर है वो हमेशा रहे और आपकी मल्टीपल एजेंसीज वहाँ पे एक्टिव रहे। यू डोंट ओवर रिलाई ऑन ओनली टेक्नोलॉजी से वो रहे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूस विजिलेंस की बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए। नाउ हाउ दीज लेसन्स कैन बी ड्रॉन ऑन इंडियन बॉर्डर्स? So what we need to do first of all is that you need to focus on counter infiltration strategy। आपको अपडेट करने की जरूरत है। अब भाई काउंटर इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे? यहां पर आपको नॉन कन्वेंशनल जो थ्रेट्स हैं उसको भी ऐड करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। नॉन कन्वेंशनल थ्रेट मतलब यू हैव टू फोकस ऑन सर्विलेंस, focus on barriers, and then you have to also focus on technology। जब मैं नॉन कन्वेंशनल थ्रेट की बात करूं तो यहां पर आप ड्रोन्स, बलून्स, हॉट एयर बलून्स का एग्जांपल ले, थ्रू दैट दे कुड बी थ्रेट्स। पैराग्लाइडर्स का थ्रेट हो सकता है। जैसे मैंने बोला ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आपको एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए। जहां मोसाद जैसी एजेंसी फेल हो गई वहां पर हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए कि हम केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर रहें या केवल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर रहें। हमें इन सबको मिक्स करके चलना चाहिए ताकि हम बेहतर टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस लेके आ सकें। हमें इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए, सिक्योरिटी ड्रिल्स और सिमुलेशंस के ऊपर रन करना चाहिए और कम्युनिटी एंगेजमेंट हमेशा बढ़ानी चाहिए। देखिए कारगिल के युद्ध में भी इंडिया को पता लगा था थ्रू द ट्राइब जो वहाँ रहती है, उन्होंने बताया था कि कुछ चरवाहे थे जो बकरवाल्स थे, उन्होंने बोला था कि दे हैव seen certain Pakistanis coming into, yeah, some people who are looking like strangers across the mountains। तो इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई थी कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट आप अगर करते हो, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में विलेज डिफेंस फोर्सेस का एक मैकेनिज्म लेके आया, तो वैसा हम यहाँ कोलेबोरेशन अगर करते हैं तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू काउंटर एनी सच थ्रेट विच कम्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। इसको हमें न्यूट्रलाइज करने की पूरी कैपेसिटी रखनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बैलेंस लेके चलें। वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज थ्री एस्पेक्ट। अगर हम इसका एक बैलेंस लेके चलते हैं और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस अटैक विच हैपेंड इन इजराइल एंड वी कैन वर्क ऑन आवर बॉर्डर सिक्योरिटी एज वेल। तो हमने हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स अलग से इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी अप्लाई कर रखे हैं, उसको भी लेके आना है। बट हमें लो टेक, हाई टेक, ह्यूमन इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट, विलेज एंगेजमेंट प्लस सिमुलेशन ड्रिल्स, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स, इन सब के ऊपर सर्वेलेंस मॉनिटरिंग 24/7 करनी चाहिए ताकि ऐसा कोई थ्रेट क्रिएट ना हो इंडिया के लिए। तो ये था 7th क्वेश्चन। आई होप आपने सातों आंसर लिखे होंगे एंड यू आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द डिस्कशन। बाकी आगे देखते हैं आपके लिए जो मॉडल आंसर, जो एक आंसर लिखा गया था उसकी बात हो गई। कैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आंसर डिस्कस किए गए थे कि क्या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन में आंसर किया है, जिसके बारे में आप देख सकते हो कि इन्होंने डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया, जो मैं बार बार बोलता हूँ, और उसके बाद इन्होंने एक प्रॉपर, आप देख सकते हो डेटा भी दिख रहा है, मेंशन किया उन्होंने। तो यहाँ किन एरियाज में और डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। प्रॉपर उनको रिव्यू हमने किया है कि कहाँ कहाँ पर और इसमें ऐड ऑन वैल्यू में हो सकता था, किन एरियाज पे और काम कर सकते थे।
कहाँ पे ट्रेन कोलिजन को लेकर क्या सिस्टम्स हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, किनका एग्जाम्पल वो दे सकते हैं, ये सब हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन रिव्यूज़। तो आप ये आंसर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, और आप ये भी समझ सकते हो किन एरियाज़ को आपके ऊपर आपको फोकस करना है, कैसे उसे स्ट्रक्चर करना है इन योर आंसर्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपलोड योर आंसर्स इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।